ये हेडिंग दीजिए, चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें देखिए, चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के प्रयास का परिणाम था। इसके लिए उसने एक रिपोर्ट बनाया था, और उस रिपोर्ट में इसने दो चीजों को शामिल किया था कि हमें एक तो भारत के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें व्यापक सुधार करना है, और दूसरा कि भारत में प्रतिक्रियावादी तत्व बढ़ने लगा था। वास्तविकता यह है कि प्रतिक्रियावादी तत्व क्या बढ़ेगा, अब एक चरम सीमा पे आ चुका है ब्रिटिश औद्योगिकरण। तो उसको ज्यादा से ज्यादा भारत का क्षेत्र चाहिए था, वास्तविकता वो था। लेकिन कहना यह था कि भारत में प्रतिक्रियावादी तत्वों को हमें शांत करना है, तो इसीलिए 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया। और इसमें मैंने बताया कि देखो, इसके प्रावधान में शुरुआत करा कि प्रावधान इसमें सबसे पहला प्रावधान हमने ये देखा कि इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक कर दिया गया। मतलब विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिए गए। इसके बाद देखो, विधायी कार्य मतलब विधि के निर्माण करने का जो कार्य था और प्रशासनिक कार्य था, दोनों पृथक कर दिए गए। तो विधि निर्माण के लिए एक विधि निर्माता परिषद का गठन किया गया, जिसे नाम दिया गया विधान परिषद, या आप इंग्लिश में इसे लिखे, ये केंद्रीय विधान परिषद था, जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। और इसके सदस्यों की संख्या 12 थी। तो हमने ये लिखा कि इस समय 1853 के अधिनियम द्वारा एक विधि निर्माण के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, 12 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया, जिसका काम था कि विधि का निर्माण करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि इस अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ये पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया, या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। इसके सिद्धांत लागू किए गए। अब क्या था इसका मतलब? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत लागू करने का मतलब क्या है, वहां पे लिख दीजिए, गवर्नर जनरल की परिषद में देखो, बंगाल, गवर्नर जनरल की परिषद में बंगाल, उसके बाद लिख लेना मद्रास, बंबई और आगरा, बंगाल, मद्रास प्लस बंबई और आगरा। ठीक है, आगरा, ये स्थानीय प्रांतीय सरकारों को ठीक है, प्रांतीय सरकारों को स्थान दिया गया। इसमें जब आप पॉइंट पढ़िएगा, जहां पे लिखा होगा कि इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य जो अलग विधि सदस्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो उनमें से 4 का चुनाव, इनका जो चुनाव करना था, ये कहां से करना था? बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1853 के अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, और ध्यान रखना ये कहाँ है? केंद्र में, अभी प्रांतों में नहीं। अभी प्रांत में परिषद का गठन की बात नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि प्रांत में विधि निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषद के लोगों का चयन किया गया, और इसमें से चयन करने में बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट। दूसरा है, लिखिए, इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य का गठन, मतलब किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था? याद है? विधि सदस्य का चयन किया गया था किस अधिनियम द्वारा?
1833 द्वारा। अठारह सौ और उस समय विधि सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? लॉर्ड मैकले। वेरी गुड, लॉर्ड मैकाले। मैकेले। लेकिन लेकिन हमने पढ़ा था कि जो विधि सदस्य थे, क्या उसे मतलब कि चुनाव करने का अधिकार था? नहीं नहीं। था। नहीं, तो इसका बोलने का मतलब अधिकार था। इसका मतलब क्या है? वो टेम्पररी, एक तरह से परमानेंट सदस्य नहीं था। लेकिन याद रखिए, लिखिए कि 1853 के अधिनियम द्वारा, या इस अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य थे, विधि सदस्य, उसे पूर्ण सदस्य यहां पे बना दिया गया। ठीक है, पूर्ण सदस्य बना दिया। अब देखो, एक स्टार डाल करके एक और पॉइंट लिख लेना है यहां पे। देखिए, इस अधिनियम द्वारा 1853 के अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए देखो, पहले क्या होता था, कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती थी, उसका जो प्रोसेस था, या तो नॉमिनेशन होता था या अपॉइंटमेंट कर दिए जाते थे। दो प्रक्रिया है, एक तो नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट। नॉमिनेशन मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ अपॉइंटमेंट किए जाते थे। लेकिन अब पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, आप लिख लीजिए, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या कहेंगे उसको, ऐसे लिख लीजिए, नियुक्ति के लिए नामजद, या उसको अपॉइंटमेंट के स्थान पे क्या, या ऐसे लिख लो, सीधा सीधा लिख लो, पहली बार कर्मचारी की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। ब्रैकेट में लिख लेना, नोट डाल करके लिख लो, सिविल सेवकों की भर्ती के चयन हेतु ये प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, और यहीं पे नोट डाल करके लिख लीजिए, इसी में इस अधिनियम द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा का द्वार खोल दिया गया। यानी सिविल सेवा की परीक्षा में भारतीय भी बैठ सकते हैं। नोट डाल करके यहाँ पे एक नोट लिखिए, अब देखो, अब भारतीयों को सिविल सेवा में लेना है कि नहीं लेना है, भारतीयों को लेना है कि नहीं लेना है, इसके लिए 1854 में एक समिति का गठन किया गया था। तो लिख लीजिए नोट डाल करके, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति का गठन, ठीक है, लिख लीजिए वहां पर उद्देश्य। इस समिति का उद्देश्य था भारतीयों को सिविल सेवा
में शामिल करना। इसलिए एक समिति बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि सिविल सेवा पे सबसे पहले समिति किसके अंदर में गठित किया गया था, तो मैकाले के अंडर भी समिति का गठन किया मैकाले। गया था। हाँ, और ये 1854 में। और ध्यान देना कि पहली बार यहीं पे एक नोट डाल करके लिख लीजिए कि इस समिति के रिपोर्ट के बाद, यानी कि जो 1854 में समिति बनी थी, उसके बाद 1855 में लिख लीजिए, पहली खुली प्रतियोगिता जो हुई थी, परीक्षा 1855 में हुई थी। ठीक है, सर 1855 में। एक रिक्वेस्ट है, हाँ, बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था, थोड़ा सा वो वहां से रिवाइज कर देंगे सर। कहाँ से? विधि सदस्य वाला से। मैंने बताया था कि देखिए, इस अधिनियम में 1853 वाला में विधि सदस्य जो थे, पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 1833 के अधिनियम द्वारा एक विधि सदस्य बनाया गया था, लेकिन उसे परिषद में पूर्ण सदस्य रूप में नहीं रखा गया था। 1853 द्वारा विधि सदस्य को पूर्ण सदस्यता दे दी गई। इसके बाद 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन की बात की गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया, इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीयों को शामिल करना है कि नहीं करना है, इस पर एक मैकाले समिति का गठन किया गया था, और ये समिति का गठन किया गया था 1854 में। ठीक है, और इसी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे पहली बार 1855 में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। और ध्यान रखना कि ये जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा होगा, भारत में नहीं होगा, और इसकी जो ट्रेनिंग भी है वो क्या नाम था, हेलीबरी कॉलेज करके नाम था, वहां पे। हेल्सबरी। हाँ, और उसका HAILEYBURY क्या पढ़ेंगे, हेल्सबरी, हेल्सबरी नहीं है, हेल्बरी कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती थी। और 1855 में एक मैं बताया था कि सिविल सर्विस पे एक अलग से टॉपिक ही बनाऊंगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि इससे इस तरह से एक सर, शुरुआत। लंदन में क्या? हलवरी कॉलेज कहाँ था, लंदन में? हाँ, लंदन में, लंदन में ट्रेनिंग वहां होती थी। ठीक है, और एज कितना रखा गया था? 18 से 23। बाद में 18। हाँ, बाद में इसमें भी कमी करने का प्रयास किया गया था भारतीयों को हटाने के लिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक और पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए, अब 1853 है। इसके बाद देखो, हमने जो पहले जितने भी अधिनियम पढ़ा था, सॉरी, चार्टर एक्ट पढ़ा था, तो चार्टर एक्ट में हम क्या देखते थे कि 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को समय दिया जा रहा है। लेकिन क्या इसमें ऐसा चीज हमें कुछ देखने को मिलता है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा देखो, कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखो, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में मिल रहे 20 वर्षों के अधिकार को घोषित नहीं किया गया। जो चार्टर एक्ट आता था और उसे 20 वर्ष का अधिकार दिया जाता था, यहां इसकी घोषणा नहीं की गई। कारण क्या था? कारण यह था कि लिख दीजिए यहां पे नोट डाल करके, इसका आशय था कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार है कि वह कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है,
और यहीं पर नोट डाल दीजिए ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश क्राउन आपने हाँ हाँ, ब्रिटिश क्राउन आपने वो कंट्रोल में अधिकार ले क्षेत्र में सकती है। लेना चाहती थी। हाँ, तो ब्रिटिश संसद जो है इस कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकती। ठीक है, नोट डाल करके लिखिए, नोट डाल करके लिखिए, स्टार लगा करके लिखिएगा इस प्रकार यह अधिनियम अंतिम चार्टर्ड अधिनियम था। अंतिम चार्टर्ड अधिनियम था। ठीक है, पहला चार्टर्ड अधिनियम कब आया था? पहला चार्टर्ड अधिनियम 1793। 1893। गुड, 1793 का चार्टर्ड एक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? चार्टर एक्ट का मतलब बताया था कि लिखित विधियों द्वारा अब शासन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। याद रखो, मैंने बताया था कि 1793 जब पढ़ा था, यहाँ पे मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि इस चार्टर एक्ट द्वारा लिखित विधि की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलो देखो, ठीक है, अब एक हेडिंग दीजिए, हमारा ये कंप्लीट है। सर, हाँ, 1773, 1784 और जितने सारे एक्ट थे जो रेगुलेटिंग एक्ट, वो लिखित नहीं होते थे क्या? उससे पहले देखिए, उससे पहले एक नियमावली होती थी, कोड एंड कंडक्ट होता था कि इस कोड ऑफ कंडक्ट पे अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लिखित रूप में दिया गया कि एक चार्टर बना दिया गया कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। जैसे कुछ अधिकार सीमित हो गए, कुछ उस समय अधिकार होता था कि हाँ, कंपनी की ये अधिकार है। जैसे 1793 से पहले जो कंपनी के अधिकार दिए गए थे वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें संशोधन था। बात समझ रहे हैं क्या? उसी को इंप्रूव किया गया था। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी को किस तरह से रेगुलेट करना है। बात समझ रहे हैं? और आपने देखा कि बाद में किस तरह से उसमें कुछ कुछ प्रावधान हुआ। कुछ लोग हैं जो अपने अंडर में पावर कंसीडर करना चाह रहा है, तो 1781 का पूरा मैंने लिखा हुआ था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये क्या था? एक संशोधनात्मक अधिनियम था। पिट्स इंडिया एक्ट भी की क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट भी एक तरह से मैंने बताया कि ये अस्तित्व में इसलिए आया था कि कुछ व्यक्ति है जो अपने अंडर में पावर लेना चाह रहा था। याद है? कर्नवालिस, वेरी गुड। तो ये सब चीजें हैं। बाद में जो एक कंडक्ट है उसको एक रिटन फॉर्म में दिया जाने लगा। उसके बाद ये चार्टर कहलाया, और ये चार्टर पहला आया था 1793 में। ठीक है, चार्टर एक्ट, और 1793 का। और लास्ट हो गया आपका, ये पूछ सकता है आप लोगों से, या मेरे ख्याल से पूछा भी होगा कि अंतिम चार्टर एक्ट कब आया था? 1853 में। इसको याद रखो। अब एक हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारा ये 1853 हो गया। अब लिखिए भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। देखो, अब नाम बदल गया, भारत में शासन करना है। अब ये जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि देखो, उपनिवेशवादी जो नीतियां होती है वो कांस्टेंट नहीं होता, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है अपने आप को। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके पहले भारत में एक आंदोलन हो चुका है, 1857 का आंदोलन। और इससे पहले अभी हमने पढ़ा कि जो 1853 वाला, कि किस तरह से 1853 के अधिनियम को लाने के लिए काम किया था डलहौजी ने। और याद करो कि डलहौजी के कई सारे सुधारात्मक कार्य 1857 की क्रांति का कारण बना था। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको।
तो जब 1857 और 1853 के एक्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी जब चाहे कंपनी के शासन को भारत से समाप्त किया जा सकता है, मतलब संसद जब चाहे उसे डिसॉल्व कर सकती है। तो इसको मौका मिल गया 1857 की क्रांति। तो इससे ये हुआ कि कहीं ना कहीं भारत में कंपनी या तो एक्सट्रीम होकर के शासन कर रही है, या भारत परिस्थितियों को समझ नहीं पा रही है, या कंपनी की सरकार जो है भारत में शासन को चलाने में सक्षम नहीं है। कारण 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किसने कहा था कि अगर कुछ लोग जैसे सिंधिया वगैरह के बारे में बोले थे कि ये लोग अगर नहीं होते तो हम आंधी में उड़ जाते, याद होगा कुछ स्टेटमेंट इस तरह से। अगर नहीं है तो हिस्ट्री में इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर देती, अगर भारतीयों ने ही अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ नहीं दिया होता। तो अब चाह रही है ब्रिटिश, हाँ, कैनिंग के काल का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो देखो अब ये कारण है कि अब ब्रिटेन ये नहीं चाह रहा है कि भारत जो इतना बड़ा उसके पास उपनिवेश है वो किसी भी तरह उसके हाथ से जाए। तो इसीलिए पहले कोशिश किया गया, जब आप देखेंगे कि लॉर्ड पामस्टर्न की सरकार थी, जब लॉर्ड पामस्टर्न की जब सरकार थी तो इन्होंने एक कोशिश किया था कि क्यों न एक विधेयक ऐसा लाया जाए जिसे भारत में एक अच्छा शासन, कहने का मतलब नहीं कहते कि हाथी का दांत खाने वाला और दिखाने वाला अलग अलग हो। तो पामस्टर्न ने एक अच्छा शासन के लिए एक विधेयक लाया था, ये फरवरी में, ठीक है, फरवरी 1858, ठीक है, कि भारत में हमें एक अच्छा शासन देना है, अच्छा शासन देना है। और इसका उद्देश्य था कि अच्छा शासन तभी हो पाएगा जब डायरेक्ट भारतीय उपनिवेश को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ले लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पामस्टर्न की सरकार गिर गई थी, ठीक है। पामस्टर्न के जगह पे आया था लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी, ठीक है, लॉर्ड डर्बी, इसकी सरकार बनी थी। और लॉर्ड डर्बी के शासनकाल में 2 अगस्त को, 2 अगस्त ये 1858, 2 अगस्त 1858 को इसे सहमति मिल गई थी रानी विक्टोरिया द्वारा, ठीक है, इनके हस्ताक्षर इस पे कर दिए गए थे, विक्टोरिया। और यही जो अधिनियम है, यही जो शासन जो इस पे जब प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर दिया गया तो यही एक जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया। तो ये बन गया आपका 1858 का अधिनियम, भारत शासन, लिख लीजिए, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। ये किसके सरकार के काल में आया था? डर्बी, याद रखिएगा, लॉर्ड डर्बी। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया, सब याद रखना है, 1858, ठीक है। क्लियर हुआ ये 1858 का? थोड़ा सा इसको लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब देखो इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, लिखिए महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान। काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है यहाँ से, और कई सारे ऐसे हैं फैक्ट जो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है 1858 के अधिनियम का। सबसे पहला देखो, सबसे पहला
जो हमारा फैक्ट है, लिखिए। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि कई जगह पे शायद टीएमएच में भी लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लिखा होगा नहीं ईस्ट मेरा इंडिया, वीडियो बनाता हूँ। लिखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया फिल्टर डाल के कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या सही है स्टेटमेंट? राज नंदिनी मैम अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कई बुक में लिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ये सही स्टेटमेंट है? नहीं सर, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया, उसके शासन को समाप्त किया गया था, क्राउन के अंतर्गत शासन को ले लिया गया था। हाँ, तो टीएमएच में भी लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत वाला में भी देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो उसको सही कर दीजिएगा। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब डिसॉल्व किया गया था, ये बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया था? इसे 1 जून 1874 में समाप्त किया गया था, और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट। रिडेम्पशन मतलब समझ रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स है, जिनके शेयर लगे हुए थे, तो उनको तो भाई कंपनी को आप खत्म करिएगा तो उनके शेयर का तो नुकसान नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं, कई सारे लोगों की कंपनी है। तो 74 में, 1874 में वो जाकर के भंग हुआ था ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था 1873। तो इस पॉइंट को सही कर लेना। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला लिखो, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथों भारतीय शासन, भारतीय शासन को समाप्त कर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारतीय शासन को समाप्त कर, इसे महारानी विक्टोरिया के अधीन, महारानी विक्टोरिया, अभी हमने लिखा विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। यानी अब जो भारत का जो उपनिवेश है, भारत का उपनिवेश, वहां पे लिख लीजिए, उपनिवेश पर सीधा सीधा अब क्राउन का सीधा सीधा क्या हो गया, शासन हो, इसे क्राउन के अंडर में ला दिया गया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अब जो शासन है वो सीधा सीधा कहां चला गया, क्राउन के शासन हाथ में चला गया। और चूंकि देखो, अब क्राउन के अधीन में जाने के कारण, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन भारत के गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को वायसराय, वायसराय क्राउन के अधीन भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, वायसराय बना दिया। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस तरह से लिखता है कि समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं था। तो भारत में एक ही व्यक्ति है जो, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेगा तो वो गवर्नर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा वो? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। और अगर वो क्राउन का रिप्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कहलाएगा? वायस वायसराय कहलाएगा। वायसराय। हाँ, ये पॉइंट को लिख लेना। और ये दोनों ही व्यक्ति, चूंकि 1858 के अधिनियम द्वारा बनाया जा रहा है, और इस समय कौन होगा ये बताइए, इस समय कौन था? लॉर्ड 1858। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला गवर्नर वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और लॉर्ड बंगाल का? विलियम बेंटिक। वेरी गुड। और बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऐसा लिख लीजिए इस प्रकार भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। दो चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। एक बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद है? बोर्ड ऑफ यस सर। कंट्रोल। और एक बताया था कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर। मुझे ये बताइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में व्यक्ति की संख्या कितनी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में व्यक्ति की संख्या कितनी थी? 24। वेरी गुड। बाद में इसकी संख्या घटा दी गई थी या नहीं घटाई गई थी, ये बताइए। घटाकर 18 कर दिए। तो इस समय 24 सही आंसर होगा? नहीं, आरंभ में 24 था, इस समय 18 है। ध्यान रखना। ये कब किया गया था, किस अधिनियम द्वारा? 1793। कब? 1793। नहीं, देखो, एक अगर पॉइंट छूट गया है तो उसमें आप लोग पिछला जो आप लोगों ने लिखा है, 1853। 1853 1853 वाला में मैंने लिखवाया है, नहीं लिखवाया है? अगर नहीं लिखवाया नहीं है सर। तो वहां पे लिख लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके सदस्यों की संख्या 18 कर दी गई। यानी 24 जो पहले था, 24 से घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है। सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल? क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो कितने सदस्य थे? याद सर करिए। पता नहीं, 6 थे, 6 ना। 6 सदस्य थे। ठीक है। जी। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ना 18 कर दिया गया। हाँ, 24 से घटा के। 24 से घटा करके 18 कर दिए गए। जी सर जी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1784। वेरी गुड, 1784 द्वारा। Good. पीट्स इंडिया एक्ट। हाँ, सही है। अब यहाँ पे लिखिए, इस अधिनियम द्वारा, मतलब 1858 के अधिनियम द्वारा इन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया सर वो क्या, एक और बताए इसके पहले 1853 में लिखने के लिए। 1853 में लिखने के लिए लिखिए कि 1853 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 पहले थी, अब कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। अब लिखिए, 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल और कोर्ट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, निदेशक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रक मंडल, दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिए, दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब ये दोनों समाप्त करना, चूंकि ये कंपनी का निदेशक है और भारत में शासन के लिए, चूंकि ये रहता था ब्रिटेन में ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में ही है, लेकिन कंपनी पर एक तरह से नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया गया था। तो अब दोनों को, कंपनी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है
दोनों को समाप्त कर दिया गया, तो फिर इसके जगह पे क्या कुछ ऐसा चीज है जिसका गठन हुआ होगा? लिखिए। यस सर, भारत परिषद। हाँ, देखिए इस अधिनियम द्वारा यानी 1858 के अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा अब देखो इन दोनों के अधिकार को एक जगह करके एक नया पद बनाया जाएगा। लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव भारत के राज्य सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लिख देना। भारत सचिव या वहां पे लिखा होगा, देखिए, भारत के राज्य सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। इसको आप लिखेंगे कि भारत के राज्य सचिव, ठीक है, भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को दिख जाता होगा, ठीक है। सचिव का पद विकसित किया गया। देखो अब ये कौन है, ये आप यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा। यह जो सचिव था, भारत मंत्री थे। नहीं, पहले लिख लीजिए, यह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसी का सदस्य है, तो स्वाभाविक है ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा? हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। ध्यान रखना है ये बात को, क्योंकि कई बार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है करके जब क्वेश्चन बनाता है ना, वहां पे पूछ देगा कि इसके बारे में, जैसे भारत के राज्य सचिव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ऐसे बना देगा, ठीक है। तो चूंकि हम अभी यहाँ पे देख लिए कि केंद्रीय परिषद का गठन हमने कर दिया है, याद है केंद्रीय परिषद का गठन हमने किया है कि नहीं किया है? अभी किस अधिनियम द्वारा किया है सर? 1853 के कितने मेंबर्स थे उसमें? 6 मेंबर। 12 टोटल 12 सॉरी 12, 4 मेंबर तो लोकल थे। हाँ, लोकल, इसीलिए मैंने बोला कि प्रांतीय प्रतिनिधित्व की जो शुरुआत है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत वहां से देखने को हमें मिलता है, लेकिन केंद्र में था। ध्यान रखना, कहाँ था वो? केंद्र में था, अभी राज्य में नहीं। राज्य में तो बिल्कुल अभी मत पढ़, और प्रांत में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये ब्रिटिश संसद के प्रति ही क्या थे? जिम्मेदार, उत्तरदायी थे या उसके प्रति। अब लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। नेक्स्ट, जो आपने देखा कि भारत का राज्य सचिव बनाया गया था, भारत सचिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य, सीधा सीधा आपका स्टेटमेंट लिखा होगा बुक में, 15 सदस्यीय लिख लिया, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद, ठीक है, भारत परिषद का गठन किया गया। ये इंडिया काउंसिल है, ध्यान रखना। ठीक है, भारत परिषद का गठन किया गया, लिख लिया। और लिख लो, यह एक सलाहकार समिति थी, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत मंत्री। नहीं, हाँ, इसका भारत सचिव, ठीक है, इसकी अध्यक्षता सचिव करेगा, भारत का सचिव।
देखो ये जो 15 सदस्य है ना, 15 सदस्य जो भारत परिषद के, माइक ऑफ कर लीजिए, भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे इसको दो पार्ट में से बांट लेना, और इसमें लिख देना, एक जगह लिख दो 8 सदस्य और दूसरा लिख दो 7 सदस्य। तो 8 सदस्य की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था, ठीक है। 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, कंपनी द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ऐसे लिख लो। तो अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, इसमें से कितने सदस्य का चयन ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था? तो 8 सदस्यों का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसे सचिव हो गया हमारा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ इन चीजों का जो हमने देखा कि विलय कर दिया, जो द्वैत शासन प्रणाली। हाँ, क्वेश्चन ऐसा पूछे, एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखिए, लेकिन किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो कौन सा अधिनियम होगा? यहाँ पे अगर ऑप्शन दे आप लोगों को, लिखिए, ऑप्शन भी लिख लो। एक तो लिख लो, सबसे पहले लिख लीजिए, एक पहला ऑप्शन लिखो 1784, 1833, 1853 और 1858। क्या होगा आंसर? 1858। और किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन यही लिख लेना, 1784। 1784। वेरी गुड, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद करो, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब ही था कि द्वैत शासन की शुरुआत, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया, तो द्वैत शासन की शुरुआत हो गया। और बोला गया कि एक लोग कानून बनाएंगे और दूसरा व्यापार को देखेंगे, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए यहाँ पे, किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन यही है, तो आंसर हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और किस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन यही है, आंसर हो जाएगा डी। दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, अंतिम आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। क्लियर? अब एक और हेडिंग दीजिए। सर, हाँ सर डायरकी में वो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कानून बनते थे, कंट्रोल क्या व्यापार चलाते थे? देखिए, जो राजनीतिक मामला का जो अधिकार है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल जितने भी अधिकार है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, ठीक है। और व्यापार को किस तरह से कंडक्ट करना है, चूंकि व्यापार, देखिए, व्यापार को कंडक्ट करने का बोर्ड ऑफ कंट्रोल को तुरंत अधिकार नहीं दिया जा सकता था। कारण क्यों है? कारण ये है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स है और बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए हैं। तो मैंने बताया था, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स जो होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनते थे, 24 लोगों को चयन करते थे। वास्तविक में जो व्यापार का अधिकार होगा वो किसके हाथ में होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
हाँ, प्रोप्राइटर। डायरेक्टर वो चुन लिए है ना, डायरेक्टर को चुन लिए। डायरेक्टर व्यापार को किस तरह से नियंत्रण करना है, कैसे चलाना है, वो डायरेक्टर करेगा। और जो राजनीतिक गतिविधियां है उसको कैसे भारत में संचालित किया जाए, उसके की मतलब कि क्या प्रावधान हो, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। क्लियर? जी सर। हाँ, अब एक हेडिंग दीजिए और लिखिए भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 1861, ठीक है। हाँ, एक नोट आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे देखो जो रंजीत कह रहा था कि सरकार सरकार की बात कर रहा था, तो जो भारत सचिव है, भारत सचिव और सचिव की सहायता के लिए एक बनाया गया था परिषद, ठीक है, भारत परिषद, भारत परिषद। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अगर हम देखें, इसको दोनों को जोड़ दें, तो इसी को कहा गया होम गवर्नमेंट, ठीक है, गृह सरकार, गृह गृह सरकार, ठीक है, होम गवर्नमेंट, ठीक है। तो होम गवर्नमेंट याद रखना कि स्थापना, इसकी जो स्थापना अगर क्वेश्चन पूछ दे, होम गवर्नमेंट की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1858 के अधिनियम द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, लिख लीजिए। होम गवर्नमेंट की स्थापना मतलब भारत सचिव और भारत परिषद, इन दोनों को सम्मिलित रूप से गृह सरकार कहते हैं। इस प्रकार होम गवर्नमेंट की स्थापना जो हुआ है वो 1858 के अधिनियम द्वारा। क्लियर? अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं 1861। 1861 का मतलब क्या है? 1861 का मतलब ये है कि हमने 1857 की क्रांति देख ली है और हमने 1858 के अधिनियम भी देख लिए। लेकिन 1858 का जो अधिनियम है, भले ही वो कहा गया कि भारत में हम सुधार के लिए ला रहे हैं, लेकिन वास्तविक में भारतीय महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया गया, कुछ भी, मतलब कि एक स्तर, कोई स्तर तक भी नहीं किया गया, पूरा नहीं किया गया। जबकि हमने देखा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें भारतीयों ने खूब ब्रिटिश की सहायता की थी, लेकिन 1858 के अधिनियम द्वारा आपने देखा कि उन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति किया गया, नहीं किया गया। तो लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि इस अधिनियम का उद्देश्य, नोट लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य 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 भारत में स्थानीय सरकारों का सहयोग प्राप्त करना एवं उनका तुष्टीकरण, मतलब उसे तुष्ट कर रहे हैं। अभी देखेंगे किस तरह से तुष्टीकरण की नियम यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। सबसे पहला देखो, इस अधिनियम में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे फैक्ट है जहां पे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जैसे देखो, सबसे पहला लिखो इस अधिनियम का पहला पॉइंट, फर्स्ट, ये तुष्टीकरण लिख लिया। तुष्टीकरण की नीति, एक तरह जैसे नहीं कहते हैं कि एक तरफ लोगों को तुष्ट करो, पहले फूट डालो, शासन करो की नीति, और आगे हम देखेंगे अभी कुछ लोगों को तुष्ट करना है, संतुष्ट एक क्यों करना है उसको हम अभी देखते हैं। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा, सबसे पहला स्टार लगा करके लिखिए, इस अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात या आरंभ किया गया।
इस अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ हुआ। ठीक है, विकास का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टार लगा करके लिखना। 1861 का एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लिखो, इस अधिनियम द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ये पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें पोर्टफोलियो प्रणाली की जनक, देखो पोर्टफोलियो प्रणाली 1858 या 1859 के बाद, हाँ 1859 में, ठीक है। कौन रहेगा यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने करा था? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, सर आ रही है। आ रही सर, हाँ तो लिख लीजिए, 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था और इस अधिनियम द्वारा इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इस प्रणाली को, मतलब पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग विभाग है वो अलग अलग लोगों को दे देना। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, इस प्रकार नोट डाल करके लिख दीजिए, इस प्रकार इस अधिनियम ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी। व्यवस्था की नींव या को शुरुआत किया। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत को देखा जा सकता है? तो क्या होगा आंसर? 1861 द्वारा। और देखो, पोर्टफोलियो के बारे में भी आप लोगों से 1861 के अधिनियम में पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा है, ये तो कई बार पूछा है, स्टार लगा लो। लिखो, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को या ऑब्लिक वाइसराय, दोनों लिख सकते हो, वो अध्यादेश, देखा होगा क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। खूब पूछा है क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? अब जैसे देखो, अभी हमने देखा कि विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो गया है, लेकिन मान लो कोई ऐसी विधि है जो गवर्नर चाहता है या वाइसराय चाहता है कि हमें वो लाना है, लेकिन विधान परिषद में वो पारित नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए उसे एक पावर मिला। और अध्यादेश, जिस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस किस तरह से होता है अभी, वो अब विधान परिषद यानी कि जो उसके जो परिषद है उसके अगेंस्ट भी उस नीति को ये पारित करवा सकता था। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि पावर किस तरह से धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट एक पॉइंट लगाइए, स्टार्ट बना दो। लिखो, इस अधिनियम द्वारा
विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, अर्थात विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, अर्थात 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 लिखिए, अर्थात मद्रास एवं बंबई की सरकारों को कानून बनाने का पुनः अधिकार दिया गया, कानून बनाने का पुनः अधिकार दिया गया। ठीक है, विकेंद्रीकरण में एक ये छोटा सा है कि पुनः अधिकार दिया गया, मतलब जिस तरह से एक तरह से हम देखें कि अब सेंट्रलाइज है, तो एक सेंटर है, सेंटर के साथ साथ स्टेट है, स्टेट को भी कुछ हम वैधानिक अधिकार दे रहे हैं। तो इसी तरह से अब केंद्र में विधान हमने देखा कि किस तरह से परिषद का गठन हो चुका है। अब राज्य में भी कोशिश किया जा रहा है, राज्य न कह के प्रांत कहिए, कि प्रांत में भी उस तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। तो स्टार लगा करके लिखिए यहाँ पे, विकेंद्रीकरण, जैसे आपने केंद्रीयकरण को कमजोर करके विकेंद्रीकरण शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रवृत्ति दिखेगा जो केंद्र में है। तो डबल ट्रिपल स्टार लगा देना, लिखो इस अधिनियम द्वारा यही विकेंद्रीकरण में ही, इसी में नोट लगा करके लिख देना, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रांतों में विधान परिषद, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, देखो प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई, तो एक जगह लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए बंगाल। बंगाल में परिषद का स्थापना कब किया गया था, विधान परिषद का? बंगाल है और उत्तर पश्चिमी प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत, और एक हो गया पंजाब। बंगाल में कब किया गया था? बंगाल में कब हुआ था विधान परिषद की स्थापना, ये बताइए। नहीं पता है। नहीं पता, 1862 लिख लो, 1862। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी प्रांत में कब हुआ था? उत्तर पश्चिम प्रांत में आप लोगों के पास लखमीर सिंह की किताब है और TMH लक्ष्मीकांत वाली? Yes, नहीं। sir. किसके पास है? है सर, है मेरे सर, पास है। ठीक है, तो उसको सही कर लो, है सर। उसको सही कर लीजिए। वहां पे आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत का लिखा होगा डेट 1866 लिखा हुआ है, उसको 1886 बनाइए। ठीक है, उसको सही कर लीजिए, 1886 बनाइए। उत्तर पश्चिम प्रांत का जो विधान परिषद है गठन हुआ था। और देखिए इसके लिए एक जो उस समय एक 19 फरवरी 1887 को द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध जनरल क्लाउजेस बिल करके एक आया था 87 में, ये 86 में बना था और 87 में वो क्लाउजेस बिल आया था, और पंजाब में 1897 में। ठीक है, और वहीं पर आप इसमें 1858 वाला में भी सुधार कर लीजिए, जहां पे लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, उसको काट दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, उसके जो भी पावर थे उसे सीज कर दिया गया था और पूरे पावर को हस्तांतरित कर दिया गया था। कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व किया गया था 1874 में 1 जून को। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। हो गया? ये क्लियर है? सर हाँ, सर क्लास बहुत 1.5 घंटा हो गया सर। बस एक पॉइंट और मुझको लिखवाने दीजिए, जब वो शुरू कराएं तो इसको खत्म करेंगे ना।
एक लास्ट पॉइंट है, जी सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिखिए, स्टार लगा करके लिखिए लास्ट पॉइंट। देखो 1861 द्वारा इसमें देखिए, इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून निर्माण, ठीक है, या बनाने की प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। क्यों किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधियों को 1800 वेरी गुड। सर 1858 के 58 1800 एक्ट में, नहीं, 57 की क्रांति, ठीक है। हाँ उस जी उसका रिपरकशन था। 1858 में कोई भी उनको फेवर नहीं किया गया, इसलिए उस तरफ एक कदम था 1861 वाला। हाँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो अभी मैंने बताया कि इस क्रांति में किस तरह से लोगों ने भाग लिया था, ठीक है ना। किस तरह से लोगों ने भाग लिया था? कुछ लोग हैं जो भारत के लिए हैं, भारत के लिए हैं और भारतीय हैं, और कुछ लोग हैं जो ब्रिटिश, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, के लिए है, लेकिन है कौन? भारतीय है भारतीय, लेकिन किसके लिए लड़ रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ऐसे लोगों को तुष्टीकरण करना है। हाँ, इंडियंस जो थे, ऐसे लोगों को तुष्टीकरण करना है, ठीक है। उसको और अच्छे वर्ड में लॉयल कह सकते हैं, लॉयल टू ब्रिटिश क्राउन हाँ हाँ हाँ, लॉयल या टू ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन। इंडिया। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन न कह करके कहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसे लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए कानून की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। तो लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन भारतीय 1862 में तीन भारतीय, एक बनारस के राजा, बनारस के राजा सर 1801 और लॉर्ड कैनिंग, इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन भारतीय, एक बनारस का राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरा सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मनोनीत किया, ध्यान रखना, मनोनीत किया था, ठीक है, मनोनीत। सर मेरा क्वेश्चन है, विधान परिषद का मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ना, जो 1853 में शुरू हुआ था। हाँ 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 हाँ, अभी ये केंद्र में, केंद्र के लिए, ठीक है, केंद्र के लिए। अब स्टेट के लिए जो अभी हमने देखा कि स्टेट में उसको जो अभी हमने देखा कि 1861 द्वारा हमने स्टेट में विधान परिषद देखा ना, स्टेट पर जी विधान सर, परिषद तीन। 1862, 1886 और 1897 बंगाल, मध्य, हाँ, जो प्रांत है वो वाला और पंजाब वाला। बाद में हम 1892 वाला में देखेंगे कि वहां पे किस तरह सदस्यों को बढ़ाया जाएगा और उसको कुछ ज्यादा पावर दिया जाएगा, ठीक है। अभी विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी है, ठीक है। उसमें आप ये समझिए कि विकेंद्रीकरण की
नींव पड़ी है इस के द्वारा 1861 के अधिनियम भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा एक तरह से विकेंद्रीकरण की नींव है, शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है। और इनिशियल स्टेज में भी आपने देखा कि प्रांतों को फिर से कानूनी अधिकार दे दिया गया कि आप अपना कानून बनाइए, चाहे वो मद्रास हो चाहे वो बंबई हो। क्लियर। और इसके अलावा हमने देखा कि प्रांतों में कुछ प्रांत है जहां पे विधान परिषद का गठन भी कर दिया गया, उनको भी धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन ये अधिकार सीमित है। लेकिन केंद्र में जो विधान बना रहा है उसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को शामिल करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन दोनों के लिए एक आप कहिए कि जो जिम्मेदारी है कि आपको साथ दिया तो आपको ये काम करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कानून की प्रक्रिया में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया था। ध्यान रखना। देखो इसका कारण क्या है कि जो बनारस के राजा थे, बनारस मतलब जो काशी के जो शासक थे, देखिए काशी, ये बनारस के राजा तटस्थ रहे थे। ठीक है। इसका नाम था ईश्वरी प्रसाद नारायण, इसका पूरा नाम था शायद ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह, समझे। ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब समझ रहे हो? कि कहीं से भी नहीं लड़ा। हाँ, ये एकांतवास में चले गए। कान में तेल डाल करके नहीं कहते हैं कि सो जाना, जो हो रहा है होने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और वास्तविक में इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक में ये हुआ कि ये ब्रिटिश का साथ दे रहा था। तो यही कारण है कि इसे बाद में 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको महाराजा बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, इसे एक महाराजा बहादुर उपाधि दी। और बाद में देखो एक 1889 के आसपास 1889 के आसपास इसे महाराजा धीराज की उपाधि दे दी गई और 15 तोप की सलामी भी दिया गया था। ये सामंतीय उपाधि होता है और 15 तोप की सलामी दी गई थी। तो अब स्वाभाविक है कि इन लोगों ने इतना साथ दिया था कि 15 तोप तो कम ही था। दूसरा जो सर दिनकर राव जी थे, सर दिनकर राव ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे, ग्वालियर से। और इसने सीधा सीधा ये जो कहा गया सर दिनकर राव, ये 1857 की क्रांति में साथ दिया था ब्रिटिश का, ग्वालियर लड़ा था साथ में। ठीक है। और ये कौन हो गया? पटियाला के महाराजा। पटियाला के महाराजा नरिंदर सिंह थे 1857 में, और इसने भी सहायता किया था। पटियाला पंजाब, पटियाला कहे या पंजाब कहे, यहाँ के जो शासक थे महाराजा नरिंदर सिंह। और इन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया था। ठीक है। तो यही कारण है कि देखो अभी भारतीयों को भी अधिकार दिए गए, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे लग रहा है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है या वास्तविक में योग्य व्यक्ति है उसका साथ दिया गया हो? बताइए। आवाज आ रही है ना? नहीं। और सब बाद बाकी सब सो गए, क्लास ज्यादा हो गया तो सो गए क्या सब? ग्वालियर वाला किधर? नहीं तो जगे हुए हैं। जगे हुए हैं। तो देखो ये इसी को तुष्टिकरण। अब मान लो इन लोगों को अगर कुछ ग्वालियर का राजा का नाम सर दिनकर राय था। है। ग्वालियर का दिनकर राय। हाँ, ग्वालियर, ये ग्वालियर से थे। जो सर दिनकर राव जी थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में ग्वालियर लिख दीजिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। तो अब मान लो इन लोगों को अगर तुष्टिकरण नहीं किया जाता
तो ये लोग अगर मान लो विद्रोह पे उतर जाता आगे, तो फिर 1857 जैसी क्रांति हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? या फिर ये लोग मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का साथ देने लगते। तो ये तुष्टीकरण है, और बाद में अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति को भी अपनाएगा। एक हेडिंग लिखो, एक हेडिंग लिखिए और देखिए भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892 लिख लीजिए, कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो खुश रंजीत, खुश होंगे आप? चलिए, और किसी को कुछ कोई डाउट है या कुछ सर पूछना है तो? ऑफिस से आके ना एक्चुअली डायरेक्ट क्लास नहीं ज्वाइन किया था। हम्म। नो सर। ठीक है, ठीक है, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट।